नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभियान सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार ये बात बताती रहती हूँ कि आप अपने आप को कभी निराश मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है ना, ये बहुत ही निराशा देती है। खासकर जब आपके दोस्तों का सिलेक्शन होता है, आसपास के लोगों का सिलेक्शन होता है, या रिश्तेदार, आपके नातेदार, ये सारे आपको बार बार परेशान करेंगे। पर प्रत्येक विपरीत परिस्थितियों में आप धैर्य का दामन थामे रहिए। मैंने आज तक कोई एक सिंगल एग्जाम्पल भी नहीं देखा है जिसने पूरे दिल से मेहनत की हो और उसको कोई रिजल्ट ना मिला हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो आईएएस की तैयारी करता हो, उसका पीसीएस में सिलेक्शन हुआ हो, पीसीएस की तैयारी करता हो, शायद लोअर पीसीएस में हो गया या कहीं और सिलेक्शन हो गया हो, पर शायद छोटा लक्ष्य ज़रूर मिलेगा, परंतु उसको मिलता ज़रूर है। वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। ये जो प्रयागराज की भूमि है ना, ये बहुत ही पावन है। यहाँ पे जो भी पूरी इच्छाओं के साथ मेहनत करता है ना, उसे सफलता ज़रूर मिलती है फ्रेंड्स। अभी देखिए, कुछ दिनों में हमारा मेंस पेपर भी होने वाला है, और तब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि कितने हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेहनत की और वो सफल भी हुए हैं। रिज़ल्ट भी आने वाला है फाइनल, तो यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उनका इंटरव्यू जब लूँगी तब आपको बताऊंगी। तब तक आप जो है ना, वो एनर्जेटिक तरीके से मेरे साथ 1 साल तक लगातार पढ़ाई करते रहिए। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है ना, पूरी मेहनत के साथ तैयारी करने के बाद, तब आप मुझे मैसेज करिए कि हाँ, मैं गलत थी। चलिए फ्रेंड्स, जो आज हमारा टॉपिक है, ये असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन के बाद जो है वो हमारा साइमन कमीशन भी है, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा जो है वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, और ये नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट है और लाहौर अधिवेशन। कल का जो हमारा टॉपिक होगा, ये हमारा होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके मतलब आधी तो कहानी जो है वो आधी जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन इन्हीं के बीच में आ जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बीच बीच में हम अपने कुछ फैक्ट्स भी देखते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, नागपुर वाले अधिवेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1920 में जो है वो आपको 1920 में जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तब मैंने कहा था कि 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। एक तो हमारा कलकत्ता वाला अधिवेशन हुआ था और दूसरा हमारा नागपुर वाला अधिवेशन हुआ था। तो कलकत्ता वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी, ठीक है, लाला लाजपत राय ने की थी। और नागपुर वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वीर राघवाचार्य ने की थी। तो ये चीज़ था। अब कलकत्ता वाले अधिवेशन में जो है ना, वो असहयोग का प्रस्ताव रखा तो गया था। किसने रखा था? कलकत्ता वाले अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव किसने रखा था? वो प्रस्ताव जो है वो गांधी जी ने रखा था, पर उस समय वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। अब नागपुर वाले अधिवेशन की बात कर रहा है कि नागपुर वाले अधिवेशन में इस प्रस्ताव को किसने रखा था। तो चलिए देखते हैं। सीआर दास ने, एनी बेसेंट ने, बीसी पॉल ने, मदन मोहन मालवीय ने। तो इस प्रस्ताव को सीआर दास ने रखा था, ठीक है, इस प्रस्ताव को सीआर दास ने रखा था। फ्रेंड्स, मैं बार बार बताती हूँ कि इस तरीके से आप मत लिखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ, इसलिए ये बहुत गलत तरीका है लिखने का, ठीक है। तो अभी क्या है कि इससे थोड़ा सा आपके सामने बहुत क्लियर भी होता है कि सी आर दास है। आप हिंदी में जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, सी आर दास। क्योंकि जब मैं मेंस के आंसर राइटिंग वाली कॉपी चेक कर रही थी, तो बहुत से स्टूडेंट ने ऐसी गलतियां की थी कि वो इंग्लिश में बार बार इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, हिंदी इंग्लिश नहीं, आपको देवनागरी लिपि में लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है सी आर, ठीक है। चलिए असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कुछ बातें कर ली जाती हैं। ये जो है वो हमने ये देख लिया कि असहयोग आंदोलन
को लेकर 1920 में दो कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे, एक कलकत्ता में एक नागपुर में। कलकत्ता वाले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, नागपुर वाले की वीर राघवाचार्य ने की थी। कलकत्ता वाले अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वयं गांधी जी ने रखा था, जो कि पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। और जो है वो बम्बई वाले नागपुर वाले अधिवेशन में जो है इसका अध्यक्षता वीर राघवाचार्य ने की थी। उस समय यह प्रस्ताव CR दास ने रखा था और तब असहयोग का प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया था, ठीक। अब बात करते हैं कि जो है वो कलकत्ता वाले अधिवेशन में जो है वो क्यों पारित नहीं हो पाया था। तो कुछ लोगों ने विरोध किया था कलकत्ता अधिवेशन में, जो कलकत्ता अधिवेशन में जो है वो असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया था। किसने किया था? असहयोग के प्रस्ताव का विरोध, ये चीज़ याद कर लीजिएगा किसने विरोध किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो विरोध किया था वो जिन्ना ने किया था, ठीक है। एक दूसरे हमारे जो है वो मालवीय ने किया था, MM मालवीय, ठीक है। तीसरे जो हमारा विरोध किया था वो एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। फिर CR दास ने भी किया था, इस प्रस्ताव का विरोध जो है वो CR दास ने भी किया था। और VC पॉल ने जो है वो इसका विरोध किया था, VC पॉल ने जो है वो असहयोग। तो ये 5 लोग थे, इनका नाम आप याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से अगर ये पूछता है कि किसने जो है वो कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, तो वो याद रखिएगा। अब इसको याद करने के एक ट्रिक आपको बता देते हैं। इसको जो ये केवल ट्रिक है, मतलब मैं हंसी मजाक के तौर पे बता रही हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा और सच मत समझिएगा। देखिए कुछ चीज़ें तो हैं, ठीक है, जैसे जिन्ना थे ना, तो जिन्ना असहयोग आंदोलन आपको पता है कि उसी समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था, हिंदू मुस्लिम एकता का जो है वो मुसलमानों को भी साथ में ले लिया गया था। तो जिन्ना ने कहा था कि देश की राजनीति में मजहब को शामिल नहीं करना चाहिए। जिन्ना की जो प्रारंभिक विचारधारा बहुत अच्छी थी, बाद में जब वो मतलब कि एक तरीके से कट्टर मुस्लिमों के समर्थक हो गए ना, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो एक तरीके से बाद में विचारधाराओं में परिवर्तन आया था, स्टार्टिंग में बहुत सही था। तो जिन्ना ने ये कहा था ना कि देश की राजनीति में मजहब को शामिल नहीं करना चाहिए, तो इसलिए ये विरोध था कि भाई क्यों, मतलब आप इस तरह की जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों खेल रहे हैं। दूसरी मालवीय कट्टर हिंदू थे, ये जिन्ना भी मुस्लिम था, ठीक है, कट्टर मुस्लिम। और फिर ये मालवीय थे, कट्टर हिंदू थे, तो ये भी इसी बात को लेके नाराज़ थे कि भाई जो है वो एक तरीके से सांप्रदायिकता को आप क्यों घुसा रहे हो किसी भी उसमें। एनी बेसेंट के जो नाराज़ होने का विषय मुझे लगता है वो ये है कि एनी बेसेंट जो है वो उनका बढ़िया अच्छा खासा जो है होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, और फिर ये इधर अचानक से बहुत पॉपुलरिटी बढ़ गई थी एनी बेसेंट के उस समय। अब वो कांग्रेस में 1917 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता भी कर ली थी इन्होंने। अब इनकी पॉपुलरिटी काफ़ी अच्छी चल रही थी और उसी में असहयोग आंदोलन खिलाफत आ गया, अचानक से जो इनकी पॉपुलरिटी कम हो गई, गांधी जी की पॉपुलरिटी जो है वो बढ़ गई। तो एनी बेसेंट ने कहा कि भाई ये गलत है, मुझे पॉपुलर रहने दो। तो एक तरीके से इसलिए एनी बेसेंट ने विरोध किया था। और रही बात जो CR दास की, VC पॉल आप याद कर लीजिएगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। और जो CR दास के साथ तो गांधी जी ने गेम कर दिया। CR दास के साथ किया क्या कि भाई CR दास को कन्विंस कर लिया कि भाई देखो ऐसा है कि ऐसे युग में ये सारी चीज़ें तुम विरोध कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम आ जाओ। और गांधी जी ने फिर कहा कि जो नागपुर वाला अधिवेशन है ना, उस वाले में असहयोग का प्रस्ताव तुम ही रखोगे। चल, अब ये बात वैसी ही हो गई ना जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करते समय जो सबसे क्लास का बदमाश बच्चा होता था ना उसको मॉनिटर बनाया जाता था। मुझे कई बार बनाया गया है। तो जो सबसे बदमाश बच्चा था ना उसको मॉनिटर बनाया जाता था, ताकि वो जो है वो बाकी सबको खुद तो कंट्रोल रहेगा ही। हाँ, वो अपने आप को भाई मॉनिटर की जिम्मेदारी के तहत वो अपने आप को कंट्रोल रखेगा ही, और जो बाकी सबको भी कंट्रोल, अपने दोस्तों, उसके बदमाश दोस्तों को भी वो कंट्रोल में रखेगा। तो यही चीज़ हुई थी। तो गांधी जी ने फिर वही किया कि भाई असहयोग का तुम विरोध कर रहे थे, लो अब तुम ही प्रस्ताव रखोगे, तुम्हारी बात तो लोग मानेंगे ही जो तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे विरोध में खड़े हुए थे। तो यही वाला उनके साथ गांधी जी ने गेम कर दिया, ये चीज़ हो गई, ठीक। तो ये आपको अब इतना, तो इतने ट्रिक से आपको ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये असहयोग से रिलेटेड मुझे लगता है ये सारी बातें आपको अच्छे से रट गई होंगी। नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि 1 वर्ष के भीतर
एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। कौन से जो है वो आंदोलन के तहत? तो वो असहयोग आंदोलन के तहत था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के तहत जो है 1 वर्ष के अंदर जो है वो स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। अब असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन, चलो, असहयोग आंदोलन और जो है ना वो खिलाफत आंदोलन उस समय साथ में हो रहे थे। ठीक है, तो उसका कारण जो है वो इसलिए था कि मुस्लिम भी नाराज़ थे, क्योंकि जो है युद्धोपरांत जो है वो तुर्की के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। पहली बात तो कारण जो था वो तुर्की के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया, इसलिए मुस्लिम जो है वो नाराज़ थे। दूसरा जो मेन कारण था ये था कि रॉलेट एक्ट पारित होने की वजह से और जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से बहुत ज़्यादा गांधी जी नाराज़ थे, क्योंकि उन्होंने बोर युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, पर जो है वो अंग्रेज़ों ने कभी गांधी जी को मतलब फिर भी जो है वो उन्होंने भारतीयों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो एक तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने जो है वो बहुत दिल दहला दिया। उसके बाद जो है वो एक 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, तो रूसी क्रांति से भी काफ़ी प्रभावित थे लोग। तो ये सारे जो है वो छोटे से आपको कारण मैं बता दे रही हूँ, जो अगर आपको पीटी एग्ज़ाम में आता है तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक, अब असहयोग आंदोलन के लिए जो डेट सुनिश्चित की गई थी वो 1 अगस्त 1920 की गई थी, परंतु उसी दिन जो है वो तिलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब तिलक की मृत्यु हो गई तो फिर जो है वो उस डेट को जो है वो आगे कर दिया गया। अब बाकी मैंने बताया ही कि असहयोग आंदोलन के दौरान का प्रस्ताव जो है वो नागपुर अधिवेशन में CR दास ने रखा था, कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने रखा था। ठीक है, अब इस आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्य किए जाएंगे ये आपको आगे मैं बताती हूँ कि क्या क्या इसके कार्य थे इस आंदोलन के। इससे पहले ये वाला प्रश्न मैं कर लेती हूँ, आप लोग करिए। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। यह 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। MA जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था? नहीं, ये वाला मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि विरोध किसने किसने किया था। जिन्ना ने क्यों किया था, एनी बेसेंट ने क्यों किया था, मदन मोहन मालवीय ने क्यों किया था, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए आगे हम थोड़ा सा और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन को के समय वापस कर दी। ठीक है, हिंद केसरी की, कैसरे हिंद की, राय बहादुर की और राइटर ऑनरेबल की। राइटर ऑनरेबल की बताइए कौन सी उपाधि इन्होंने लौटा दी थी? कैसर ए हिंद की उपाधि। बोर युद्ध के दौरान जब इन्होंने गांधी जी ने साथ दिया था तो उसी समय इन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। चलिए कैसे, अब असहयोग आंदोलन के दौरान तो हम यहाँ बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो इस आंदोलन के तहत ना 2 तरह के कार्य किए गए थे, एक सकारात्मक था, दूसरा नकारात्मक था। गांधी जी ने जो कार्यक्रम बनाए थे उसमें एक सकारात्मक था और दूसरा जो है वो नकारात्मक था। सकारात्मक में क्या था? सकारात्मक में था हिंदू मुस्लिम एकता। अभी देखिए मेंस आने वाला है ना, तो ये चीज़ें जो है ना वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम एकता। अब ये पूछ सकता है असहयोग आंदोलन के सकारात्मक या नकारात्मक कार्यों को बताइए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप इस तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता, फिर अस्पृश्यता का अंत जो है वो, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, और उसके बाद चरखा काटना, सूत बांटना, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, चरखा चलाना, सूत काटना, ये चीज़ें थी। तो ये इनका सकारात्मक था। नकारात्मक क्या था? नकारात्मक था कर ना दो, लगान ना दो। तो जैसे उपाधियों को लौटाना था, उपाधियों को लौटाना, जो भी उपाधि आप लिए उसको वापस कर दो, उन्होंने दी है क्यों फर्जी में दी है जब कुछ काम ही नहीं करना है। चुनाव का बहिष्कार, ये इम्पोर्टेंट है।
चुनाव का बहिष्कार, जो 1921 में 22 में होने वाले चुनाव थे, ठीक है, चुनाव का बहिष्कार था। उसके बाद जो था सरकारी नौकरियों से इस्तीफ़ा, ठीक है, सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा। उसके बाद जो है वो आपका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जो कि आपके बंग भंग आंदोलन में भी किया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और लास्ट में क्या था आपका, कर ना दो लगान ना दो, ये सबसे लास्ट वाला लक्ष्य था। इन सबसे काम नहीं चलेगा तब ये वाला किया जाएगा, कर ना दो लगान ना दो, ठीक। ये सारे इनके नकारात्मक लक्ष्य थे, ये सारे दोनों उनके लक्ष्य थे। आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, तो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा होती है जब उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि जो है वो लौटा दी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है उपाधियों को लौटाने से। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उपाधियों को लौटाने से आंदोलन की शुरुआत होती है और सबसे पहले जो है वो गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि, ये वाला कैसरे हिंद की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। फिर उसके बाद जो है वो जमना लाल बजाज ने जो है वो नवाब बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। जमना लाल बजाज ने नवाब बहादुर की उपाधि जो है वो लौटा दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से उपाधियों को लौटाने से जो है इसकी शुरुआत थी। इस आंदोलन के दौरान जो सबसे क्या कहते हैं ना कि गिरफ्तारी जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी मोहम्मद अली की। हाँ, गिरफ्तारी जो बात करें इस आंदोलन के दौरान, गिरफ्तारी की बात की जाए तो सबसे पहले गिरफ्तारी जो है वो मेल में लड़कों आदमियों में जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली शौकत अली वाले, मोहम्मद अली में की हुई थी। और फीमेल जो है में है बासंती देवी की हुई थी। बासंती देवी जो है उनकी चित्तरंजन दास की पत्नी थी, सीआर दास की। बासंती देवी की गिरफ्तारी सबसे पहले हुई थी। ये प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं, इसलिए बता दे रही हूँ। सबसे पहले गिरफ्तारी आदमियों में जो है मोहम्मद अली की हुई थी, औरतों में जो है बासंती देवी की गिरफ्तारी हुई थी। यह आंदोलन जो है वो सर्वाधिक सफल कहाँ रहा था, तो ये आंदोलन जो है वो सर्वाधिक सफल था बंगाल में। सर्वाधिक सफल आंदोलन जो है वो बंगाल में था। और सर्वाधिक सफल जो मूवमेंट था आंदोलन का, जो सबसे सर्वाधिक सफल मूवमेंट था, गतिविधि थी जो है वो थी आपका वस्त्रों का बहिष्कार। वस्त्रों का बहिष्कार। और आपको पता है कि इसी आंदोलन के दौरान जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो वस्त्रों की होली जलाए जाना जो है उनकी निष्ठुर बर्बादी है। टैगोर ने ये कहा था। तो ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। ये चीज़ें जो है वो अभी तक मैं आपको बताई, इसको याद रखिएगा। आगे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं भी पूछे जाएंगे तो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक। अभी मेंस का एग्ज़ाम जो आने वाला है ना, मैं वहाँ भी आपको दिखाऊंगी कि हमारे द्वारा बताए गए कैसे, किस तरीके से हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न फंसेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास होता है क्योंकि मैं उस तरीके से ही जो है वो चीज़ों को करवाती हूँ। नेक्स्ट है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के अलावा मैं आपको बता दूं कि किन किन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ी थी। तो वकालत छोड़ने वालों में ML नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, सीआर दास तो थी, जो है वो आपके ये वल्लभ भाई पटेल भी थे। पटेल ने भी अपनी वकालत छोड़ी थी। आसफ अली, उनकी पत्नी अरुणा आसफ अली हैं। आसफ अली ने अपनी वकालत छोड़ी थी। राजगोपालाचारी ने भी अपनी वकालत छोड़ी थी, ठीक है। तो ये मुख्य नाम है, और भी कई लोग थे। और एक चीज़ और कि जमना लाल बजाज ने ये घोषणा किया था, जमना लाल बजाज ने घोषणा किया था कि जो लोग भी इस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ते हैं उनको हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे, ठीक है। 1 लाख रुपए सालाना देंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ें थी। जमनालाल बजाज ने अपनी वकालत छोड़ी थी, जमनालाल बजाज ने उनको एक आश्वासन दिया था कि भाई जो लोग भी इस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ देंगे उनको हम 1 लाख रुपया सालाना देंगे। ठीक ठाक इनकम थी उस समय के लिए, बहुत बड़ी इनकम थी, 1 लाख साल। ठीक है, तो चलिए, मोतीलाल नेहरू थे, जो है वो वल्लभ भाई पटेल थे हमारे, आसफ अली थे, राजगोपालाचारी थे और चित्तरंजन दास थे। इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो वो छपरा से सक्रिय थे। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जो है ना वो अशुद्धि वर्तनी में लिखने के लिए आता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा आरओ के एग्जाम में। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी और 6 फरवरी। तो 5 फरवरी 1922 जो है वो चौरा चौरी कांड की जो वास्तविक डेट थी। ठीक है, देखिए इस क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में जो है वो चौरा चौरी कांड जो है वो होता है। कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी कांड जो है वो घटित होता है। और गांधी जी जो है वो उस समय बारदोली में रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? गांधी जी जो है उस समय बारदोली में रहते हैं। ठीक है, गांधी जी उस समय बारदोली में रहते हैं और बारदोली में रहने के दौरान, ठीक है, बारदोली में रहने के दौरान उनको जो है ये न्यूज़ का पता लगता है। ठीक है, तो उन्होंने तत्काल जो है वो 12 फरवरी 1922 को तत्काल रूप से जो है बारदोली बारदोली प्रस्ताव के तहत जो है वो असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन, बारदोली प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। और फिर उसी को कहते हैं कि ये असहयोग आंदोलन जो है उनकी जीवन की बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी हिमालय जैसी भूल थी। ठीक है, इसी आंदोलन के तहत इन्होंने कहा था। एक्चुअली ये क्या जो है ना वो चौरा चौरी कांड क्या होता है कि गोरखपुर ज़िले में जो है ना वो किसानों पर कुछ जो है वो अंग्रेज़ों ने गोली चला दी। और जब गोली चला दी तो इससे बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने जाकर जो है वो क्या करते हैं, चौरा चौरी नामक स्थान पर जो है उन्होंने थाने में जाके जो है थाने में आग लगा दी, जिसमें लोग कुछ जिंदा जल गए, मर गए। तो इस वजह से काफ़ी मतलब ये एक निर्मम हत्या थी। तो गांधी जी तो पहली बात तो अहिंसक थे कि आप मेरे साथ कितने भी हिंसा कर लो, मैं एक मतलब अहिंसा के ही रास्ते पे चलकर सफलता प्राप्त करूंगा, ये उनकी पॉलिसी थी। पर आंदोलन क्या हो गया? हिंसात्मक हो गया। ठीक है, आंदोलन हिंसात्मक हो गया और जब हिंसात्मक हो गया तो गांधी जी नाराज हो गए। और जब उन्होंने उनको ये न्यूज़ मिली तो उन्होंने फिर 12 फरवरी 1922 को वो बारदोली में थे और वहीं पे उनको न्यूज़ मिली और उन्होंने तुरंत बारदोली प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसका काफ़ी कड़ा विरोध भी किया गया। जो है वो नेहरू जी ने कहा कि भाई, नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी में कोई घटना घटित होती है तो उसकी सज़ा जो है वो कश्मीर के व्यक्ति को क्यों दी जाए, इतनी मतलब दूर की बात है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कहते कि एक ऐसे समय पे जब देश में पूरी ऊर्जा की लहर के साथ पूरा देश जो है वो आंदोलन में स्वयं को झोंक दिया था। वास्तव में अगर ये आंदोलन में ऐसी घटना ना घटित होती तो शायद आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती। उस समय बहुत सक्रिय थे। और जब यही असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है ना, तभी जो है ना वो जितनी भी भगत सिंह सरीखे जितने भी नौजवान लोग थे जिनमें एनर्जी थी, वो मतलब एकदम हतोत्साहित हो गए। और हतोत्साहित होकर वही क्रांतिकारी संगठन का सेकंड फेज जो आता है ना वो यहीं से शुरू होता है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्रमानुसार, इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो आपको याद होनी चाहिए कि कैसे फर्स्ट फेज में क्यों आया था, फर्स्ट फेज में का क्या कारण था क्रांतिकारी संगठन का, सेकंड फेज कब आया और उसमें कौन कौन से जो है इसके क्रांतिकारी संगठन के नेता थे, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो जब यही असहयोग आंदोलन की असफलता से निराशा जो उत्पन्न हुई ना, तो लोग जो है वो वहाँ पे मूव कर गए, क्रांतिकारी संगठन बना लिए अपना। ठीक है, जो है वो अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसको एक महान भूल कहा था। रजनी पाम दत्त ने कहा था कि इनका स्टेटमेंट पूछा था, रजनी पाम दत्त ने कहा था कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया।
ठीक है। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद क्या होता है ना कि 1922 में जो है वो 24 फरवरी को कांग्रेस का जो है ना वो अधिवेशन होता है। आपका दिल्ली में एक अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में जो है वो निंदा प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है। गांधी जी के खिलाफ जो है वो निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है और इस प्रस्ताव को रखते हैं डॉक्टर मुंजे। गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक भी उस समय गांधी जी के विरोधी हो चुके थे। अब क्या था कि इस आंदोलन की असफलता के बाद जैसे ही गांधी जी जो है वो, जब गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया तो उनके ऊपर फिर केस कर दिया गया। 24 फरवरी 1922 को जो है वो उन पे अभियोग लगाया गया। यंग इंडिया के संपादक के रूप में उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके जो लेख थे गर्जन तर्जन और क्या कहते हैं राजभक्ति में दखल, समस्या और हल, इसको करके गांधी जी को फिर इस समय 6 वर्ष का कारावास हो गया। ठीक है। बीच में ही गांधी जी को अपेंडिक्स हो गया, उसका ऑपरेशन वगैरह भी वहीं पे हुआ जेल में। तो ये सारी चीज़ें जो घटनाएं थी वो घटित हुई थी इस दौरान। चलिए, ये वाली डेट 5 फरवरी वाली भी याद रखिएगा और ये 12 फरवरी वाली डेट भी अच्छे से याद रखिएगा। किस घटना के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? आपको पता है किस घटना के दौरान? चौरा चौरी घटना के दौरान। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए आ गया। केटी सा, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर मुंजे। तो डॉक्टर मुंजे मैंने आपको बताया था। ठीक है, डॉक्टर मुंजे ने ही जो है वो ये प्रस्ताव जो है वो लिया, गांधी जी के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में घटनाओं का सही क्रम बताइए। ठीक है। चौरा चौरी कांड, आपको पता है चौरा चौरी कांड कब हुई थी? 5 फरवरी को हुई थी। असहयोग आंदोलन का स्थगन जो है वो असहयोग आंदोलन का स्थगन जो है वो आपका यही 24 फरवरी को पूरी तरीके से वापस ले लिया गया था। वैसे तो बारडोली प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया गया था। थोड़ा इस तरह का प्रश्न इनको नहीं पूछना चाहिए था। और बारडोली प्रस्ताव जो है वो 12 फरवरी को हुआ था। तो ये 1, 3, 2 जहाँ तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? मैंने आपको बताया, ये वाला भी मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि क्या कारण था। आप खुद नीचे कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा, ये तो था ही, उनका प्रभाव तो उस समय था ही। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव और भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। अच्छा, जैसे ना कोई नया स्टूडेंट होता है, उसने पढ़ाई की है, जैसे नए कोई तैयारी कर रहा है, मैं भी हूँ, तो चूँकि हम जब पढ़ते हैं ना तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम किसी भी टीचर से पढ़ते हैं या बुक्स में पढ़ते हैं, तो ये सारी घटनाएं तो उस समय की थी ना भाई। रूसी क्रांति वगैरह भी हुई थी और तो ये उस समय की घटनाएं थी जो प्रभावित तो कर रही थी क्रांतिकारी आंदोलन। उस समय वामपंथी जो है वो एक्टिव हो गए थे और तो इस तरीके से जो है ना कई चीज़ें विश्व में हो रही थी। ये वाला भी स्टेटमेंट आपको गलत नहीं लग सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो वहाँ पे आप ना ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप सबसे परफेक्ट आंसर जो है वो, जैसे आपके सामने कभी कोई चीज़ ना, कोई 4 व्यक्ति खड़े हैं, चारों अपनी अपनी बातों को सही कह रहे हैं, पर जितना जो मजबूती से सही कह रहा है ना उसकी बात को, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना ये एकदम परफेक्ट है ना कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन ये मेन कारण था क्रांतिकारी गतिविधियों का, क्योंकि गांधी जी को लोग बहुत दिल से फॉलो कर रहे थे। उस गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में जो सफलता प्राप्त की थी, अपने झंडे गाड़े थे ना, उसके बाद जब मतलब उस समय उनकी भारत में आए थे ना तो एकदम राजाओं की तरह उनका स्वागत किया गया था। और फिर उसके बाद जो है ना वो भारत में, पूरे भारत में जो है ना वो जगह जगह पे लोग उनको कॉल करके, मतलब टेलीफोन से नहीं, पत्र लिखकर बुलाने लगे कि भाई यहाँ पे आइए, इसको गांधी जी के आने मात्र से जो है ना वो लोग डर जा रहे थे। तो गांधी जी के जो तरीके थे बहुत अच्छे थे, पर वो क्या था ना कि
आप इतनी बड़ी भीड़ को जो है वो हिंसात्मक होने से कहीं ना कहीं रोक भी नहीं पाओगे, ठीक है। अब सभी के अंदर आपकी तरह जो है वो अहिंसा की भावना नहीं है। बहुत गांधी जी ने समझाया, बहुत समझाया, पर वो चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से हर जगह फॉलो नहीं हो पाती हैं। लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा था, ये चीज़ें थी। अब गांधी जी ने जब इस आंदोलन में इतनी जोश में था ना, जैसे कहते हैं कि आप एकदम अपने पीक पर हो, अपनी अच्छी से अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हो, पीक पे आप चल रहे हो, उसी समय जो है ना वो किसी कारणवश जो है वो आपकी पढ़ाई जो है वो ब्रेक हो जाए, तो वो चीज़ का बड़ा अफसोस होता है ना। तो सेम वही चीज़ था कि भाई क्रांतिकारी जितने भी थे, नए नए नौजवान थे, सब इस आंदोलन में अपने आप को झोंक दिए थे, और उनको पता था, गांधी जी ने कह भी दिया था कि भाई 1 साल के अंदर जो है वो पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो 1 साल के अंदर जो हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। पर जब आंदोलन ही वापस ले लिया गया तो फिर जो है लोग नाराज हो गए, और इसी तरीके से वो लोग जो है ना, उनका जो है गांधी जी पे थोड़ा सा जो ट्रस्ट जो है वो कम हो गया। गांधी जी पे ट्रस्ट नहीं कम हुआ, गांधी जी की विचारधाराओं पे ट्रस्ट, उनको लगा नहीं ऐसे तो मिल नहीं सकता, चलो कुछ धमाका करते हैं, तो कुछ ही बम वम फोड़ा जाए, उनको मारा वारा जाए, गोली वोली सब इनको ऐसे करके जो है वो करते हैं, तो फिर थोड़ा सा ये डरेंगे, ये चीज़ें थी। तो ये वाला परफेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुआ था। तो कौन सी संस्था, कौन कौन सी संस्था जो है असहयोग आंदोलन के दौरान, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया जो है वो, और काशी, ये तो आप काशी हिंदू जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो है BHU है, ये तो आपका बहुत पहले जो है गठित हो चुका था 1916 में। उसके पहले सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने किया था, एनी बेसेंट ने सबसे पहले जो है वो इसका जो है वो काशी हिंदू विद्यालय के रूप में इसकी नींव रखी थी। तो ये काशी विद्यापीठ, ये 1 2 3, ये तीनों जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान इनका जो है गठन किया गया था 1920 में। ये तीनों, इनका तीनों का गठन जो है वो 1920 में किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी द्वारा 1922 में, गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन, कथन कारण है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ठीक है। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था, बिल्कुल ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी आपका ट्रू है, और ये वाला भी आपका ट्रू है, ठीक है। बट क्या ये कारण था? कारण तो नहीं था, कारण तो क्या था, हमारा चौरा चौरी वाली घटना थी ना, कारण तो हमारी चौरा चौरी वाली घटना थी। तो यही सेम, तो ये आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिमाग ही नहीं लगाना है ऐसे प्रश्नों में, हम ऐसे प्रश्नों में क्यों इतना दिमाग लगाएं जब हमको अच्छे से चीज़ें पता है, तो उसको मार के जहाँ दिमाग लगाना है उस वाले क्वेश्चन पे लगाइए दिमाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिनट, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा एक या एक से अधिक कारण है, आपको बताना है कि किन किन कारणों से की गई थी, ठीक है। तो ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लिया, स्टेटमेंट पढ़ लिया जाए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें अब काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव करना है। ये तो बिल्कुल अनुभव के लिए थोड़ी करना चाह रहे थे, ठीक है। और ये वाला है ब्रिटिश सरकार का दमन, तो ये भी नहीं था कि वो इनका लक्ष्य नहीं था ब्रिटिश सरकार का दमन, तो ये पहला और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये वाला। देखिए आपको जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया ना, असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद जो है ना वो असहयोग आंदोलन के बाद की क्या स्थिति थी, ये मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। आंदोलन के बाद क्या हुआ, 2 तरह की विचारधाराएं जो है वो आ गई। जैसे मैं कहूँ कि आप जब क्या है ना कि जब आपका क्या होता है PT निकल जाता है, फिर उसके बाद जब मेंस नहीं होता है, इंटरव्यू कॉल आपको नहीं आती है, तो आपको जब PT जब निकलता है तब तो आपको कहते हैं आप बहुत पढ़ने में तेज, बहुत पढ़ने में तेज। जब आपका मेंस क्लियर नहीं होता ना, तब फिर 2 तरह की विचारधाराएं समाज में आती हैं। एक कहते हैं अरे छोड़ दो तैयारी, चलो जाओ कहीं पे जॉब वॉब कर लो, प्राइवेट कहीं पे जॉब कर लो, या कोई छोटी मोटी तैयारी करो। एक विचारधारा। ये क्या है, ये
परिवर्तनकामी विचारधारा है। मतलब इन्होंने पहले से अपने विचार को परिवर्तन कर दिया है। ये परिवर्तनकामी विचारधारा, ऐसी विचारधारा के लोग को कहते हैं। ये अपनी विचारधाराओं को बदल दिए। एक लोग होते हैं ना जो आपको कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा करो कि इस बार तुम्हारा पीटी निकला, अगली बार तुम्हारा मेंस निकल जाएगा, इंटरव्यू, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और मेहनत करो, पक्का है कि नेक्स्ट टाइम जो है बहुत सफल होगा। तो ये वाली जो विचारधारा वाले लोग हैं ना, इनको परिवर्तन विरोधी कहते हैं। ये अपनी पुरानी वाली विचारधाराओं पे ही टिके हैं। ठीक है, परिवर्तन विरोधी विचारधारा वाले लोग। ठीक है, ये जो है ये आपके फेवर में है और ये आपके अगेंस्ट हैं। ठीक, तो ये चीज़ें गांधी जी के साथ भी हुई थी जब उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। अब इनके परिवर्तनकामी विचारधारा के अंतर्गत कौन थे? आपके CR दास थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे, और उसके बाद हकीम अजमल खां और विट्ठल भाई पटेल थे। हकीम अजमल खां और विट्ठल भाई पटेल। अब जो परिवर्तन विरोधी विचारधारा के थे, जो इनके गांधी जी के बहुत बड़े सहयोगी राजगोपालाचारी थे, पक्के गांधीवादी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अपने जो है वो पटेल जो है वो क्या कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल, और हसन इमाम। ये सारे जो है वो अपने परिवर्तन विरोधी थे। ये कह रहे थे कि भाई नहीं, तो ये परिवर्तनकामी जो विचारधारा वाले लोग थे वो कह रहे थे कि हमको जो है वो 1922 वाले चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, 1922 वाले चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो है वो क्या कहते हैं, तो इसको जो है वो गांधी जी के द्वारा, मतलब ये कांग्रेस द्वारा नहीं माना गया। कहें कि नहीं नहीं, चुनाव में कोई भाग नहीं लेगा भाई। जो 1922 में जो है वो CR दास की अध्यक्षता में एक गया में एक अधिवेशन हुआ, और जिसको जो है वो लोगों ने मतलब इनकार कर दिया मानने से, कहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। परिवर्तन का कामियों का जो, तो उन्होंने जो है वो CR दास जो परिवर्तनकामी थे, जो परिवर्तन चाहते थे, उन्होंने उनके मांगों को, उन्होंने कहा कि भाई चुनाव में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो गया अधिवेशन में इनके मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तो इन्होंने जो है वो कांग्रेस से अलग होकर एक नई संस्था बनाई। ठीक है, एक नई संस्था बनाई जिसका नाम था अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज पार्टी। अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज पार्टी कब बनाई? 1 जनवरी 1923 को। और इसमें फिर जो इसके जो अध्यक्ष थे वो CR दास ही थे। ठीक है, CR दास थे, और जो इसके सचिव थे वो हमारे मोतीलाल नेहरू जी थे। इन्होंने बना ली। फिर क्या हुआ? फिर 1923 में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। ठीक है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। और आपको याद रखना है, यहीं से मैं कनेक्ट करके आपको बता रही हूँ कि ये जो अबुल कलाम आज़ाद है, इसी अधिवेशन में सबसे कम उम्र के कोई भी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, और इसी अधिवेशन के दौरान जो है वो फिर ये स्वराजवादियों को चुनाव में भाग लेने की स्वीकृति मिल गई। ठीक है, स्वराजवादियों को चुनाव में भाग लेने की स्वीकृति मिल गई, ये चीज़ हुआ था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि क्यों जो है वो अखिल भारतीय स्वराज पार्टी की खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, और इसके कौन अध्यक्ष थे, कौन सदस्य थे, कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। फिर 1923 में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जो है वो, और जिसमें इनको स्वराजवादी को चुनाव में पार्टिसिपेट करने की जो है वो अनुमति मिल गई। और फिर जब उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया तो बहुत ज़्यादा, मतलब केंद्रीय विधानसभा के 145 सीटों में लगभग 42 सीटें उनको मिली थी। उसके अलावा पूरे भारत में जो है प्रांतों में 152 सीटों पे कांग्रेस को विजय मिली थी। मध्य प्रांत में उनको सबसे अच्छी विजय मिली थी, और यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन था। ठीक है, CR दास जो है बंगाल काउंसिल में विपक्ष के नेता हो गए। मोतीलाल नेहरू जो है उनको भी विपक्ष के नेता की उपाधि दे दी गई थी। विट्ठल भाई पटेल को आपको पता ही है कि जो है वो
केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष हो गए थे। तो इस तरीके से स्वराजवादियों ने पार्टिसिपेट किया चुनाव में, उनको बहुत व्यापक सफलता मिली थी। अब इसमें पूछता है स्वराज पार्टी संस्थापित की गई थी किसके द्वारा, तो आप आराम से कर सकते हैं CR दास द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। हमें ज़्यादा सोचना नहीं क्योंकि हम इसको पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है, जो नहीं कर चुके हैं उस पर फोकस किया जाए। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। M.A. जिन्ना ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का जो है वो समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसे देश बंधु का नाम दिया जाता है, देश बंधु की उपाधि किसको दी गई है, तो आपके चित्तरंजन दास को देश बंधु चित्तरंजन दास कहा जाता है इनको, ठीक है। और स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी। चलिए आप बताइए, इस प्रसिद्ध सूत्र की जो है वो घोषणा किसने की थी। CR दास ने, C राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने और गोपीनाथ साहा ने। बताइए किसने ये बोला था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। ये CR दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, एक कुछ विशेष वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों को पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी, कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्नलिखित से कौन सी पार्टी का गठन कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं ये मतलब काफ़ी अच्छी मतलब क्या कह सकते हैं कि इसमें से कई फैक्ट अच्छे से निकल के आएंगे। स्वराज पार्टी का, इंडियन फ्रीडम पार्टी का, इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का, इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का, तो इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का, या फिर अखिल भारतीय उदारवादी संघ, इसको हिंदी में कहेंगे अखिल भारतीय, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, अखिल भारतीय उदारवादी संघ। और इस संघ के इस समय नेतृत्वकर्ता कौन थे, आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और ये थी क्या थे, कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के थे, उदारवादी विचारधारा के। अब इसी समय जो है ना वो कांग्रेस का जो है वो 1920 में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया था। 1907 में प्रथम विभाजन और जो है वो 1920 में कांग्रेस का जो है द्वितीय विभाजन हो गया था, ठीक। क्यों हो गया था, क्योंकि ये जो उदारवादी थे ना, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट आई थी भारत शासन अधिनियम 1919 का, ये चाहते थे कि उसको सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमेशा जो है वो हमने बताया था कि उदारवादी विचारधारा के लोग ब्रिटिश सरकार के समर्थन के रूप में थे। वो संवैधानिक सुधारों को जो है वो बहुत वरीयता देते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें सपोर्ट करना चाहिए, जबकि उग्रवादियों ने, कांग्रेस के बाकी लोगों उग्रवादियों ने कहा नहीं हमें सपोर्ट नहीं करना है, और गांधीवादी लोगों ने भी कहा हमें सपोर्ट नहीं करना है। तो इस बार जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था ना, उस समय उग्रवादी जो है वो कांग्रेस से बाहर हुए थे, परंतु इस समय जो है वो उदारवादी कांग्रेस से अलग हो गए, और यही अखिल भारतीय उदारवादी संघ या फिर ऑल इंडिया जो है वो लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया। लाला हरदयाल पाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट 1922 में एक पार्टी बनाई थी, जिस पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी। तो इस हिसाब से 2 और 4 वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष, ये आपको पता है स्पीकर कौन था, अभी मैंने बताया भी था ऊपर जब पढ़ा रहे थे कि सर हरि सिंह गौर, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो विट्ठल भाई पटेल जी थे अपने इसके अध्यक्ष, ठीक है। अब बात आ गई साइमन कमीशन, साइमन किस वर्ष भारत आया था, ठीक है। 1927, 1928, 1929 और 1931, ठीक है। तो साइमन जो है 1928 में भारत आया था। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब साइमन कमीशन की।
एक्चुअली जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर हम आपको पहले बता देते हैं तो आपको क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए मेरा जो मोटिव होता है कि पहले कुछ चीज़ों को आपको बता दिया जाए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो कि 1928 में भारत आया था। ठीक, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। और किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ था? तो सर जॉन साइमन के, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में इस साइमन का जो है वो गठन हुआ था। साइमन कमेटी का गठन हुआ था जिसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, पर इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। और इसने जो है 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था उस पे जो है ना क्या कहते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम को जो है वो की जांच के लिए आया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, या भारत शासन अधिनियम की जांच के लिए आया था। ठीक है, अब इसमें कुछ क्या प्रस्ताव थे, इन्होंने कहा कि जो है वो साइमन कमीशन में क्या कि भारतीय संविधान के ढांचे को संघीय बनाने की बात की गई थी। ठीक है, संघीय ढांचे की बात की गई थी, संघीय ढांचे की बात की गई थी। दूसरा इन्होंने जो है वो कहा था, जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था तो आपको याद होना चाहिए कि प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्र में द्विसदनी विधायिका की बात की गई थी। अब इन्होंने कहा कि नहीं, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की बात की जाए और केंद्र में द्वैत शासन। ठीक है, तो प्रांतों से द्वैत शासन की समाप्ति। ठीक है, ये इन्होंने क्या प्रस्ताव डाला कि प्रांतों से द्वैत शासन की समाप्ति। अच्छा, इन्होंने क्या है ना कि इन्होंने जो है ना वो संघीय ढांचे की बात तो कही, पर कहीं भी उत्तरदायी जो है वो केंद्र की बात नहीं की। ठीक है, कि केंद्र में उत्तरदायी शासन की बात नहीं की। ये चीज़ पे पहला विरोध हुआ। ठीक, दूसरा विरोध यहाँ पे, तीसरा विरोध जो है ना इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। ठीक है, और इन्होंने गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की थी। गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की। गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कटौती इन्होंने नहीं की थी। कोई कटौती नहीं। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और इस विरोध के जो फलस्वरूप क्या हुआ ना, इस विरोध के फलस्वरूप जो है वो कांग्रेस ने इस विरोध जो साइमन कमेटी का विरोध किया गया, तो इसके जवाब में, इस विरोध के जो है वो जवाब में नेहरू रिपोर्ट आया। किसके? मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है वो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है जो 3-4 पॉइंट में आपको याद करा देती हूँ। यहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा कि सबसे पहले था कि कनाडा, पूरा मैं नहीं लिखूँगी, आप लोग अपना जो है ना वो लिख लीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ। कनाडा और अफ्रीका की तरह जो है डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। इसी बात का जो है ना विरोध सुभाष चंद्र बोस ने और जवाहरलाल नेहरू ने किया। खुद मोतीलाल नेहरू के पुत्र जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का विरोध किया था। ठीक है, और विरोध के ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना फिर उन्होंने की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई पूर्ण स्वराज की बात पहले से हो चुकी है तो आप डोमिनियन स्टेटस की बात क्यों कर रहे हैं। फिर गांधी जी ने समझाया बुझाया, कहा कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि इसको नहीं मानती है तो फिर। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट लाई क्यों गई थी? उसका कारण ये था कि भाई लोगों को, अंग्रेजों को बताना कि हम अपने देश का संविधान बना सकते हैं, वी आर टोटली एबल, वी आर सफिशियंट, मतलब हम अपना बना सकते हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार हैं। अब भारत को आप वो पहले वाला मत समझिए चीज़ें। ठीक है, तो वी आर इनफ एबल टू फ्रेमिंग आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कहें कि मतलब इसी के जवाब में जो है ना वो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाया। ठीक है, तो पहला इन्होंने ये दिया प्रावधान। दूसरा 19 जो है वो
फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकारों की बात की, ठीक है। फिर पृथक निर्वाचन मंडल की जगह जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई, जो कि अभी भी है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आरक्षण के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात भी कही गई, ठीक है। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात भी की गई, ठीक है। और संसदीय शासन व्यवस्था की बात इसमें कही गई और कहा गया कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि संघीय शासन व्यवस्था में की बात इसमें कही गई, जिसमें कहा गया कि अपशिष्ट विषय जो है वो केंद्र के पास होगा, जो कि वर्तमान में भी है, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। संघीय शासन व्यवस्था की बात की गई, जिसमें अपशिष्ट विषय आप लिख लीजिएगा, अपने नोट कर लीजिए, अपशिष्ट विषय केंद्र के पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है नेहरू रिपोर्ट की इम्पोर्टेंट थी। अब नेहरू रिपोर्ट से जो है ना वो मुस्लिम लीग भी जो है वो थोड़ा सा जागरूक हो गई। फिर तुरंत जिन्ना ने जो है वो अधिवेशन बुलाया और कहा कि भाई ऐसा करो, मैं भी अपना 14 सूत्री कार्यक्रम बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी। तो साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, बताइए चलिए क्यों हुआ। भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, ये तो कारण था ही नहीं। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन मतलब द्वैत शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। कुछ और भी मतलब ये कारण भी थे, पर जो मैंने बताया ना, सबसे एप्रोप्रिएट कारण जो है, सबसे परफेक्ट जो कारण था वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो के विरुद्ध में भारतीय जनता आंदोलन थी, ये आपका साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये इसका मेन कारण था, ठीक है। मेन कारण यही था कि साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, ठीक है। लॉर्ड इरविन उसी समय जो है ना ये गवर्नर जनरल और वायसराय बनकर आया था, तो इसी के सुझाव पर जो है ना साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आप चलेंगे। एक्चुअली आप लोग को विस्तार में बताना और चीज़ों को दोनों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया था। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। इसने भारतीय पुलिस सेवा में इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की थी कि ब्रिटिश भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन और भत्ता अधिक होना चाहिए। ये तो एकदम मतलब लॉजिकल जो है वो आपको पता है कि इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार में प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। इसमें बहुत आपको सोचना ही नहीं, इसलिए फटाक से आंसर मारिए और निकल जाइए, आगे बढ़िए। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत की औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। तो सबसे पहले जो है औपनिवेशिक स्वराज की मांग तो वैसे जो है वो मोतीलाल नेहरू ने की थी, पर इसमें गोविंद बल्लभ पंत उसके साथ दिया, इसलिए ये वाला आंसर गलत होगा। फिर हम सप्रू और जयकर ही लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी जो है भारत में सर्वप्रथम जो है मतलब इन्होंने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ के ना आयोग जो है ना विवाद उत्पन्न कर देता है। निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था। मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया लीग का गठन क्यों किया गया था, क्योंकि जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, ML नेहरू द्वारा जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो अरे यार मैं बार बार नेहरू ही क्यों लिख दी हूँ, सॉरी। नेहरू रिपोर्ट आई थी तो नेहरू रिपोर्ट में क्या बात की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की ना, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। तो इन्होंने कहा भाई डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज की बात,
ठीक है, पूर्ण स्वराज चाहिए। और पूर्ण स्वराज की बात अगर मतलब अगर नहीं मिलता है तो फिर इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। ठीक है, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की और इसके जो सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस थे और जवाहरलाल नेहरू थे। एक और दो वाला ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। इन्होंने कहा कि भाई, तो फिर इसको क्या है ना कि गांधी जी ने इनको कन्विंस कर लिया कि ठीक है, ऐसा है कि जब मतलब नेहरू रिपोर्ट को अगर सरकार स्वीकार करती है तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं स्वीकार करती है तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करेंगे और फिर लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित भी होता है, क्योंकि उनको तो मानना ही नहीं था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम लीग निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने, मैंने कहा था ना तुरंत जिन्ना एक्टिव हो गए और जिन्ना ने एक्टिव होकर भाई जो है कहा कि भाई चलो मीटिंग बुलाओ और जल्दी जल्दी जो है वो हम भी 14 क्योंकि हम क्यों बताएं कि हम जो अपना संविधान नहीं बना सकते, हम भी बना सकते हैं अपना संविधान। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो मैं उनको बताऊंगी कि नेहरू कुछ एक दो पॉइंट थे जो नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना में कॉमन थे। ठीक है, और कुछ बहुत अपोजिट थे। अभी चूँकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम रखा था? 1927 के, 1928 में, 1929 के। तो 1928 में अपना नेहरू रिपोर्ट आया था तो इसके विरोध में 1929 में जो है वो इन्होंने दिल्ली में एक अधिवेशन, उनका जो है दिल्ली में अधिवेशन हुआ 1929 का वाला, और उसी में इन्होंने जो है वो 14 सूत्री अपना कार्यक्रम रख दिया। ठीक है, कि हम क्यों पीछे रहें भाई, हम भी बहुत आगे हैं। चलो नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए परिभाषित किया जाए? बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मजहरुल हक है, मौलाना हसरत मोहानी है और हकीम अजमल खां है, अबुल कलाम आज़ाद है। इसका आंसर मौलाना हसरत मोहानी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आईएएस का प्रश्न है, पीसीएस में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? आपको पता है लाहौर अधिवेशन में क्या था, भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव इसने पारित किया था। तो 1900 पहली बार स्वतंत्रता 1929, 1915, 1942, 1935, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस इस दिन मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया था और उसी दिन भारत का गणतंत्र दिवस जो है वो बाद में मनाया गया। ठीक है, तो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है इस समय ये वाला 31 दिसंबर 1929 को, उसी समय वो लोग जो है ना वो 31 वाली नाइट की पार्टी भी दे दिए होंगे कि चलो कांग्रेस का अधिवेशन भी हो जाता है, 31 नाइट की जो पार्टी भी कर लिया जाएगा उसी समय। जोक्स अपार्ट, आप लोग अन्यथा मत लीजिए, मैं याद कराने के लिए ये सब चीज़ें बोलती हूँ, मुझे भी खुद इन्हीं सब चीज़ों से याद रहता है ना। मैंने 31 नाइट की बात हुई, 31 दिसंबर को उन्होंने कहा कि चलो उसी दिन जो अधिवेशन भी रख लेते हैं और चलो सब जितने भी हैं सब लोग मिलके जो है वो 31 नाइट की पार्टी भी कर लेंगे, अधिवेशन के बाद जो है वो अपना खा पी लिया जाएगा सब, थोड़ा बहुत जो है वो चंदा वंदा तो आता ही है ठीक है, तो और उसी के बाद उसी में उन्होंने 26 जनवरी 1930 को, मतलब 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार मनाया गया 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस, और 26 जनवरी को जो स्वराज दिवस मनाने का जो है वो निर्णय उन्होंने लिया था। बाद में इसी को गणतंत्रता दिवस बना दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 के लॉ, आप जो भी मैं ये सब मजाक वाली बातें बोलती हूँ उसको प्लीज़ आहत मत होइएगा, उससे जो है वो अन्यथा मत लीजिएगा इन सब चीज़ों को। मजाक में चीज़ें बहुत अच्छे से हंसते खेलते जो पढ़ाई हो जाती है ना वो बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को सीरियस होकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? चलिए बताइए किसके द्वारा घोषित किया गया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? किसके द्वारा किया गया था? जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है, नहीं एक और क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, चलिए बताइए, तो आप बता लेंगे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ठीक है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। अरे ये तो अब हो ही गया ही नहीं ना, एक बार ही सुलझ गया था, काफ़ी था, अब और कितना सुलझाया जाएगा।
तो ये वाला तो ऑप्शन आपका गलत ही हो गया। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को, द्विराष्ट्र की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। बिल्कुल सही है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं माना गया था। नहीं सॉरी, इस द्विराष्ट्र सिद्धांत की तो बात थी यहाँ पे, द्विराष्ट्र सिद्धांत अभी आया ही नहीं था पहली बात तो, ठीक है। इसके बाद जो है वो जब पाकिस्तान का जो है वो नाम आता है, उसके बाद द्विराष्ट्र सिद्धांत आता है, तो फिर वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का तो नाम ही नहीं आया था, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत अभी तक आया नहीं था, ठीक है। मुस्लिम लीग था पर द्विराष्ट्र की बात अभी तक नहीं हुई थी, दिमाग में नहीं आई थी। ये तो केवल मेरे ख्याल से ये एक वाला ऑप्शन सही होगा, केवल एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? यहाँ पे नहीं है। भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने के तहत ये अस्पृश्यता उन्मूलन। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं था, उसके बाद लक्ष्य रखा गया था अस्पृश्यता उन्मूलन का। पूर्ण स्वराज में जो है वो भारत में के विदेश नीति की घोषणा की थी, स्वराज के लक्ष्य दूसरी सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी हुई थी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से जो है वो आपका ये जो लेक्चर खत्म होता है। कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट, ठीक है। एक बार आईएएस में जो है ना वो असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को जो है उसने सिविल डिसओबिडियंट मूवमेंट के को लिख दिया था, तो इस तरीके से जो है वो गलत जो हो गया था, तो वो वाला पेपर मैंने दिया था। और फिर मैंने इंग्लिश वाला जो, इसीलिए आपको इंग्लिश वर्जन भी हमेशा इंग्लिश भी याद रखना चाहिए कि सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट असहयोग आंदोलन होता है, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो है तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है। अगर आप इन चीज़ों कुछ शब्दों की इंग्लिश नहीं जानते रहेंगे तो आपको आईएएस पीसीएस दोनों के ही पेपर में जो है दिक्कत आएगी करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके इन सब लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।